दोस्तों ज़रा एक मिनट रुकिए और सोचिए। जिस आदमी के दम पर आज मोदी सरकार दिल्ली में टिकी हुई है, अगर वही आदमी कल को कह दे कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, तो क्या होगा? पूरी सरकार हिल जाएगी, ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी। और आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो आदमी जिसका नाम है चंद्रबाबू नायडू, वो अब चुपके चुपके अमित शाह से दूर जा रहा है। वो अब चुपके चुपके कांग्रेस वालों के करीब जा रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस नायडू बाबू को मोदी जी अपना सबसे बड़ा दोस्त बताते हैं, वही नायडू बाबू आजकल कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ मंच पर हाथ में हाथ डाल करके खड़े हो रहे हैं, बंद कमरों में लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। और ये कोई एक दो बार की बात नहीं है दोस्तों, ये लगातार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कब से शुरू होगा पता है? 20 जुलाई के बाद से, यानी उस दिन के बाद से जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चों पर पुलिस ने पैलेट गन चलाई थी। तो आज हम आपको वो पूरी कहानी बताएंगे जो टीवी वाले आपको कभी नहीं बताते, क्योंकि इस कहानी में मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी छिपी हुई है। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है 20 जुलाई से। ये वो दिन था जब दिल्ली में हजारों बच्चे संसद की तरफ मार्च कर रहे थे। ये बच्चे किसी पार्टी के नहीं थे, ये सिर्फ अपने भविष्य की बात कर रहे थे। नीट का पेपर लीक हुआ था, इनको इंसाफ चाहिए था, लेकिन जवाब में क्या मिला? लाठियां मिली, आंसू गैस के गोले मिले, और सबसे बुरा पैलेट गन की गोलियां मिली। बच्चों के चेहरे लहूलुहान हो गए, कई बच्चों की आंखें खतरे में पड़ गई। पूरा देश स्तब्ध रह गया। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, इन बच्चों पर पैलेट गन का आदेश किसने दिया? विपक्ष सड़क पर उतर आया, संसद में हंगामा मच गया। मोदी जी और अमित शाह पर इतना बड़ा जबरदस्त दबाव बना दिया गया कि 5 दिन बाद, यानी कि 25 जुलाई को देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। मोदी जी की सरकार के इतने साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किसी कैबिनेट मंत्री को इस तरह इस्तीफा देना पड़ा हो। ये एक बहुत बड़ी हार थी बीजेपी के लिए। लेकिन इस हार की गूंज सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुकी, ये गूंज सीधा आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई और वहां तूफान खड़ा हो गया। किसके ऊपर? खुद नायडू बाबू के इकलौते बेटे नारा लोकेश के ऊपर। जरा नारा लोकेश को समझ लीजिए आप, ये सिर्फ नायडू बाबू के बेटे नहीं हैं, ये आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, ये आंध्र प्रदेश के बहुत ताकतवर कैबिनेट मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वो बेटे हैं जिन्हें नायडू बाबू आंख का तारा मानते हैं, जिन्हें कल का मुख्यमंत्री बनाने का सपना नायडू बाबू आंखों में पाल करके बैठे हैं। पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरी राजनीति, सब कुछ नायडू बाबू ने इस बेटे के लिए किया है, और अब उसी बेटे पर हमला हो रहा है। हुआ क्या था? आंध्र प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक परीक्षा हुई थी। लाखों बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन जब नौकरी बांटने की बारी आई तो बड़े बड़े घोटाले सामने आ गए। जिन बच्चों ने खेल के कोटे से नौकरी पाई, उनमें से कईयों का खेल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जो बच्चा फर्स्ट रैंक आया था, उसे बुलाया तक नहीं गया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आदमी खुलेआम पैसे मांग रहा था नौकरी दिलवाने के बदले में। हजारों बच्चे जो सालों से मेहनत कर रहे थे वो ठगे गए। और यहीं आया वो पंच जिसने नायडू बाबू की नींद उड़ा दी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जो आज विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया, बहुत सीधा बयान। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक की जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश में नारा लोकेश क्यों नहीं दे सकते हैं? क्या नायडू बाबू के बेटे के लिए कानून अलग है? बस इस एक सवाल ने आग लगा दी। आंध्र प्रदेश की सड़कों पर वैसे ही मंजर दिखने लगे जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली में दिखे थे। हर जिले में बच्चे उतर आए, नौजवान सड़कों पर आ गए, हर तरफ एक ही नारा, नारा लोकेश इस्तीफा दो। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया, लेकिन आंदोलन थमा नहीं। अब आप खुद सोचिए नायडू बाबू पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ उनका बेटा घिरा हुआ है, दूसरी तरफ जिस बीजेपी के साथ वो खड़े हैं उसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है, और तीसरी तरफ उनका अपना वोट बैंक टूटता जा रहा है। जरा वोट बैंक की बात समझ लीजिए आप लोग। आंध्र प्रदेश के मुसलमान एक समय पर एक मुश्त नायडू बाबू के साथ खड़ा था। नायडू बाबू खुद जाकर के मस्जिदों में टोपी पहने थे, रोजा इफ्तियार में जाते थे, मज़ारों पर चादर चढ़ाते थे। लेकिन आज मुसलमान नायडू बाबू से नाराज हैं, क्योंकि जिस बीजेपी की गोद में वो बैठ गए हैं, उस बीजेपी की पूरी रणनीति ही मुसलमानों के खिलाफ मानी जाती है। तो मुसलमान का सवाल है, आप हमारी बात करते हो और उसी पार्टी के साथ खड़े हो जो हमारे खिलाफ है। ये कैसा दोगलापन है? बात सिर्फ मुसलमानों की भी नहीं है, आंध्र प्रदेश में क्रिश्चियन समुदाय काफ़ी बड़ा है, वो भी नाराज है।
दलितों का बड़ा हिस्सा नाराज है और अब जो नौजवान पीढ़ी है वो भी सीधा नायडू बाबू के परिवार पर ही चढ़ बैठा है। यानी नायडू बाबू का जो पूरा वोट बैंक था, जो पिरामिड उन्होंने दशकों की मेहनत से खड़ा किया था, वो एक एक ईंट धीरे धीरे गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस टूटते हुए पिरामिड को देखकर एक आदमी हाथ रगड़ रगड़ करके बैठा है और वो है जगन मोहन रेड्डी। जगन के पास आज भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। हाँ, वो पिछले चुनाव में हार गए, बहुत कम सीटें आई, लेकिन वोट बैंक बरकरार है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक ये सब आज भी जगन को अपना मानते हैं। यानी 2029 में नायडू बाबू और बीजेपी की गाड़ी थोड़ी सी भी लड़खड़ाई तो जगन मोहन तैयार बैठे हैं सीधा वापसी के लिए। नायडू बाबू ये सब समझ रहे हैं और शायद इसीलिए अब वो एक नया रास्ता तलाश रहे हैं और वो नया रास्ता आया 25 जून को। जगत ही कर्नाटक का एक छोटा सा शहर, जहाँ एक बांध पर कुछ नए दरवाजे लगाए गए थे। एक बहुत साधारण सा कार्यक्रम था। ऐसा नहीं था कि नायडू बाबू को वहाँ ज़रूर जाना पड़ता, लेकिन नायडू बाबू गए और सिर्फ गए ही नहीं बल्कि मंच पर 3 लोग खड़े थे उस दिन। एक तरफ थे कर्नाटक के डीके शिव कुमार कांग्रेस के, दूसरी तरफ थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस के, और बीच में खड़े थे खुद नायडू बाबू बीजेपी के दोस्त। तीनों ने हाथ मिलाया, तीनों गले मिले, तीनों एक साथ तस्वीरें खिंचवाई और सबसे बड़ी बात, इसके बाद तीनों एक कमरे में बंद हो गए। पूरे 1 घंटे तक बातें हुई, किसी को नहीं पता क्या बात हुई। तेलंगाना के अपने ही मंत्री तक को उस मीटिंग से बाहर रखा गया। आप सोचिए बात इतनी गोपनीय क्या थी, अपने ही मंत्री को बाहर बिठाना पड़े। क्या ये सिर्फ पानी की बातें थी? नहीं जनाब, ये उससे कहीं बड़ी बातें थी। ये सीधा सीधा संदेश था दिल्ली की तरफ। संदेश ये था कि मोदी जी, हम भी अपने रास्ते खुले रखते हैं, मजबूर नहीं है आपके साथ रहने को। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात है जो आपको ज़रूर समझनी चाहिए। तेलंगाना के आज के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये कौन है? ये कोई अजनबी नहीं है नायडू बाबू के लिए। ये पहले नायडू बाबू की ही पार्टी में थे, ये नायडू बाबू के ही शिष्य थे, ये नायडू बाबू के सिखाए हुए लोग हैं। और जब तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बने ये तय करने में खुद नायडू बाबू ने कांग्रेस हाईकमान की मदद की थी। यानी तेलंगाना का मौजूदा मुख्यमंत्री सीधा नायडू बाबू का अपना आदमी है। नायडू बाबू इशारा करें तो रेवंत रेड्डी 2 कदम आगे बढ़ जाए। और बीच में डीके शिव कुमार जो दक्षिण की राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, दोनों के बीच पुल का काम कर रहे हैं। मतलब क्या समझा आपने? दक्षिण भारत में एक नया गठजोड़ बन रहा है, बीजेपी को छोड़कर एक नया गठजोड़, और इसका सूत्रधार कोई और नहीं, खुद चंद्रबाबू नायडू हैं। अब आप पूछेंगे क्या नायडू बाबू सचमुच पाला बदल लेंगे? क्या वो सचमुच मोदी जी का साथ छोड़ देंगे? इस सवाल का जवाब दिल्ली के वो पत्रकार बहुत बेहतर दे सकते हैं जो नायडू बाबू को पिछले 30-35 साल से जानते हैं। और वो एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं याद है ना आपको एक नाम, रामविलास पासवान। इनको लोग मौसम वैज्ञानिक कहते थे। मतलब जो हवा का रुख देख करके पाला बदल लेता है, हवा जिधर की हो उधर हो जाता है। तो सीनियर पत्रकार कहते हैं कि नायडू बाबू भी बिल्कुल वैसे ही हैं, एक भी अंक कम नहीं है पासवान से। हवा का रुख भांपने में माहिर हैं वो, और उसी हिसाब से अपनी चाल चलते रहते हैं। नायडू बाबू का बीजेपी के साथ रिश्ता कोई ज़िंदगी भर का पट्टा नहीं है। पहले भी वो बीजेपी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस के साथ भी आ चुके हैं, कांग्रेस के साथ भी जा चुके हैं, फिर वापस बीजेपी के साथ आ चुके। तो अगर कल को उन्हें लगा कि मोदी जी की गाड़ी अब रुकने वाली है तो 1 सेकंड नहीं लगेगा बीजेपी छोड़ने में, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सोच लीजिए, सीधा राहुल गांधी के साथ चले जाएंगे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो लोगों को पता नहीं है। नायडू बाबू के दिल में एक बहुत बड़ा जख्म है, और वो जख्म है मोदी जी के तरीके का। दरअसल बीजेपी में जो गुजरात लॉबी है, यानी मोदी जी और अमित शाह की जो टीम है, उनका आंध्र प्रदेश की राजनीति पर बहुत ज़्यादा कब्जा है। इतना ज़्यादा कि नायडू बाबू अपने ही राज्य में अपने ही बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोदी जी की इजाज़त लेनी पड़ती है। सोचिए, नायडू बाबू खुद मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना बेटा है। अगर वो चाहें तो कल कुर्सी छोड़ करके बेटे को बिठा दें, जैसे मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को बिठा दिया था, जैसे लालू यादव ने तेजस्वी को आगे बैठा दिया था। लेकिन नहीं, नायडू बाबू ये फैसला नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठे मोदी जी और अमित शाह जी की मंजूरी चाहिए, और अगर मंजूरी नहीं मिली तो क्या होगा? फाइलें खुलेंगी, ईडी आ जाएंगी, सीबीआई आ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगा। यही तो असली दर्द है नायडू बाबू का, एक बाप का दर्द है जो अपने बेटे के लिए इतना कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि दिल्ली की तानाशाही उसे रोक रही है। तो ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक बाप के जज्बात हैं। एक बाप जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है
और नहीं बना पा रहा है। एक बाप जो अपने बेटे को कल का नेता बनाना चाहता है और उसी बेटे पर आज इस्तीफे की मांग हो रही है। एक बाप जो अपने बेटे का भविष्य देख रहा है और उसे साफ दिख रहा है कि ये भविष्य मोदी जी के साथ रहकर नहीं बन सकता है, और शायद इसीलिए वो चुपके चुपके नए रास्ते तलाश रहे हैं। रेवंत रेड्डी से मिल रहे हैं, शिव कुमार से मिल रहे हैं, और कल को अगर ज़रूरत पड़ी तो राहुल गांधी से भी मिलेंगे। अब असली सवाल ये है, ये पाला कब बदलेगा? क्या अभी बदलेगा? नहीं, अभी नहीं बदलेगा। नायडू बाबू बहुत समझदार आदमी हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो हर कदम सोच समझ करके उठाते हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में मोदी जी हार गए, अगर बीजेपी कमज़ोर पड़ गई, अगर लोगों को लगने लगा कि 2029 में मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है, तो उस दिन नायडू बाबू एक पल भी नहीं लगाएंगे, एक झटके में साथ छोड़ देंगे। इतिहास में लिख देंगे कि जिस दिन मोदी जी की सरकार गिरी उस दिन का हीरो चंद्रबाबू नायडू था। एक बात और, आंध्र प्रदेश में एक अभियान चल रहा है, एक पूर्व अधिकारी ने शुरू किया है। ये अभियान मोदी जी की डिग्रियों की जांच का है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिख रहे हैं कि मोदी जी की जो डिग्रियां हैं उनकी असल में जांच होनी चाहिए। अभी ये पत्र सैकड़ों में है, लेकिन अगर ये संख्या हजारों में पहुंची, लाखों में पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना ही पड़ेगा। और अगर वो आदेश आ गया तो हम सब जानते हैं कि क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि नायडू बाबू आज एक बहुत बड़ी दुविधा में हैं। एक तरफ बेटे का इस्तीफा मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ खुद का वोट बैंक टूट रहा है, तीसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी छाती पर मूंग दल रहे हैं, और चौथी तरफ मोदी जी की सरकार खुद कमजोर पड़ती जा रही है। ऐसे में एक बूढ़ा राजनीतिज्ञ जिसकी उम्र भी अब ज्यादा है, जो अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है, वो क्या करेगा? वही जो हर समझदार राजनीतिज्ञ करता है, वो चुपचाप नए दरवाजे खटखटाना शुरू कर देगा, और यही नायडू बाबू कर रहे हैं। बहुत चुपचाप, बहुत होशियारी से, बिना किसी को खबर हुए, लेकिन अब खबर होने लगी है। और जिस दिन ये खबर पूरे देश को हो जाएगी उस दिन दिल्ली की सियासत का पूरा नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि नायडू बाबू सिर्फ एक नाम नहीं है, 16 सांसद उनके साथ है, और ये 16 सांसद ही मोदी सरकार की बैसाखी है। ये बैसाखी अगर हिली तो सरकार गिरेगी, और अगर टूटी तो सरकार बिखर जाएगी। तो सवाल आप पर छोड़ता हूँ, क्या आपको लगता है कि नायडू बाबू सचमुच पाला बदलेंगे? क्या आपको लगता है कि जगन मोहन रेड्डी की वापसी हो सकती है? क्या आपको लगता है कि दक्षिण भारत में एक नया गठजोड़ बन रहा है जो बीजेपी को हिला सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपको लगा कि हमने आपको जो बात बताई है वो कहीं और नहीं मिलती, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं आएगा तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस देश की राजनीति में बहुत बड़े तूफान आने वाले हैं, और वो तूफान हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सवाल पूछते रहिए, और याद रखिए इस देश की असली ताकत आप हैं, वोटर हैं, जनता है। तो नेता तो आते जाते रहते हैं। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।